अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो ये हमारे पास अब पास पेपर सेशंस का आगाज होता है। सही है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं पास पेपर्स कराऊंगा वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैं पास पेपर कराऊंगा वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कराऊंगा। अच्छा, होगा क्या बेटा, होगा ये कि इसमें तुम्हारे पास एक कंप्लीट पास पेपर, एक कंप्लीट पास पेपर डिस्कस होगा। सही है, जो आया हुआ होगा, फिर चाहे क्लास एक हो दो हो, एक कंप्लीट पास पेपर डिस्कस हो रहा होगा। एंड आपको तो ये पता ही है कि पास पेपर्स कंप्राइज ऑफ MCQs, MTQs एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सही है, तो क्योंकि पेपर पूरा अपलोड नहीं होता तो कभी कभार आपको सिर्फ MCQs एंड MTQs मिलेंगे, कभी कभार आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिला करेंगे, कभी कभार आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड MTQs दोनों मिलेंगे। तो जो भी एक पास पेपर में आ रहा होगा हम वो कर रहे होंगे। सही है, जो भी एक पास पेपर में आ रहा होगा हम वो कर रहे होंगे, कंप्लीटली डील कर रहे होंगे हर रिक्वायरमेंट को। तो ये स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिनका रीटेक है, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेशन रहा। आई वुड आई वुड रिकमेंड कि बेटा सब लोग इस सेशन के बाद एक्स्ट्रा पास पेपर्स करने की कोशिश करो। जिन्होंने किट कर ली है वो जाके गूगल पे लिखें F5 पास पेपर्स और उनको ढूंढें और उनको करें। सही है, आज का जो मैंने पेपर सोचा है कराने का वो हमारे पास है मार्च जून सॉरी सितंबर दिसंबर 18 का। सही है, आज जो मैंने पेपर सोचा है कराने का वो है हमारे पास सितंबर दिसंबर, एक रीसेंट अटेम्प्ट है, ये हाल ही में हुई हुई अटेम्प्ट है, एक दो चार पांच छह अटेम्प्ट पहले। तो एक अच्छे सवाल है इसमें। सही है, इनको सॉल्व करते हैं। जिसमें से हमारे पास, अच्छा इस पेपर में इन्होंने ना सेक्शन सी दिया हुआ है, सेक्शन सी दिया हुआ है। एक है तुम्हारे पास कप्पा कंपनी, सही है, और एक है तुम्हारे पास सवाल वन स्टॉप कार कंपनी, OSC कंपनी। तो ये दोनों सवाल जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सही है भाई। अच्छा, टाइम का तुम्हें ख्याल रखना है क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, तो इस वजह से इतना मैं टाइमली नहीं कर रहा हूँ। मैं तो समझा रहा हूँ ना, तो मैं तो बहुत डिटेल में लेट तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन वंस यू हैव डन दिस तो फिर आप अपने क्वेश्चंस जो करेंगे सारे टाइमली करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पहला सवाल है जो वी आर गोइंग टू मेक। ठीक है बेटा, जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, उस पर सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग्स लेंगे तो फिर वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स पे व्हाट्सएप पे बात करेंगे। जी बेटा, एक्सेल पे भी क्या करेंगे, कोई मसला नहीं। पहला तो देखो ना, पहला सवाल तो हमारे पास सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज करना है, तो ये तो डिस्कशन वाला है, तो एक्सेल पे भी करेंगे, टेंशन नहीं लो, सारे एक्सेल पे भी करवा दूंगा बेटा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, वन स्टॉप कार कंपनी, OSC कंपनी। अब क्या कहती है भाई OSC कंपनी। अच्छा, सबसे पहले सवाल का नाम पढ़ा, सीधा रिक्वायरमेंट पे जाओ। सवाल का नाम पढ़ा, सीधा रिक्वायरमेंट में जाओ। देखो अब ये रूल्स याद रखना है। हाँ, ये रूल्स याद रखना है, बड़े काम के हैं, मैं बता रहा हूँ पहले ही। तो चले गए भाई सीधे रिक्वायरमेंट में। क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैलकुलेट वन परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सर ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, ये तो बताएं, आपने कभी क्लासेस में बताया ही नहीं। बेटा देखो, अब तुम ACCA में हो, लाजमी नहीं है हर एक टर्म जो क्लास में सुनी हो वैसे ही पेपर में टेस्ट हो। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जमायर के नाम का एक सवाल कराया होगा, उसमें इसका जिक्र हुआ था। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है भाई, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेसिकली के हाउ योर परफॉर्मेंस इज गोइंग, बताओ हाउ योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग।
ये तुम्हारे पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, सही है, हाउ वेल योर बिजनेस इज परफॉर्मिंग। तो ये तुम्हें बताना है। अच्छा क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो वन परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एमएससी एंड वन फॉर द ओएससी एवरेज यूजिंग डेटा अवेलेबल। कह रहा है यही काम एमएससी के लिए भी करो एंड यही काम ओएससी के लिए भी। एमएससी मोस्ट प्रोबेबली इसका कॉम्पिटिटर होगा, अभी सवाल पढ़ेंगे तो देख लेंगे, कॉम्पिटिटर या कोई मार्केट का बंदा होगा। एंड ओएससी शायद आप हो, क्योंकि सवाल के शुरू में लिखा था ना वन स्टॉप कार कंपनी, तो ओएससी जो मार्केट का डेटा अवेलेबल है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को, हमारे पास किस सेक्शन में से ये क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में से, ये हमारे पास क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में से। बेटा इधर ये बात सुन लो, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगाना है, सही है, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालना है एमएससी के लिए, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालना है ओएससी के लिए। तो 16 में से कुछ तो कैलकुलेशन के मार्क मिल गए। कैलकुलेशन आ जाए ना तो ये अच्छा सवाल है, अगर कैलकुलेशन कराने को आ जाए तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, सही है। ब्रीफली जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और फिर सिर्फ कैलकुलेट ना करो, और फिर सिर्फ कैलकुलेट ना करो बल्कि जस्टिफाई भी करो कि क्यों तुम्हें, जस्टिफाई भी करो कि क्यों तुम्हें ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिलेक्ट किया, क्यों तुमने ये सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट नहीं किया, क्यों तुमने ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट नहीं किया। ये जस्टिफाई भी करना है मेरा बच्चा, ये जस्टिफाई भी करना है। एंड डिस्कस एमएससी's परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द अदर ओएससी सर्विस सेंटर्स। कह रहा है एमएससी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करो। तो देख रहे हो एक सवाल में, एक सवाल में तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें। कह रहा है केपीआई निकालो, केपीआई निकालो, परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालो, फिर फिर एवरेज डेटा अवेलेबल से निकालो, फिर अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की चॉइस को जस्टिफाई करो कि भाई क्यों सिलेक्ट किया। जस्टिफाई कैसे करोगे, बाय डिफाइनिंग दैट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है, जस्टिफाई कर लोगे। एंड डिस्कस करो एमएससी की परफॉर्मेंस, हाँ, एंड डिस्कस करो एमएससी की परफॉर्मेंस विद अनदर, सही है। फिर एक्सप्लेन हाउ द स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ब्लॉक्स, हाउ द स्टैंडर्ड एंड रिवॉर्ड्स ब्लॉक्स सपोर्ट द डायमेंशन ब्लॉक इन फिट्जगेर्ल्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो ये तो पूरा एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये आपने अगर बुक वुक पढ़ी हो तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे बेसिकली 3 ब्लॉक्स होते हैं ना। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है 3 ब्लॉक। कौन से सर, एक होते हैं स्टैंडर्ड का ब्लॉक, एक होता है रिवॉर्ड का ब्लॉक, और एक होता है तुम्हारे पास डायमेंशन का ब्लॉक। तो ये इन पे 4 मार्क्स की डिसीजन करनी है। खैर मेन सवाल हमारा पहला सवाल है, मेन सवाल हमारा पहला सवाल है, बाद में बताना है कि भाई स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड कैसे डायमेंशन को सपोर्ट करते हैं, वो तो खैर बात की डिस्कशन है। सवाल पढ़ लिया, अब सवाल पढ़ के ना समझ आ गया कि करना क्या है, अब जाके पूरा सिनेरियो पढ़ो, तुम्हें तुम्हें सवाल जहन में होगा कि मुझे केपीआईज निकालने, एमएससी ओएससी नाम के कोई 2 नमूने, उनका मुझे क्या करना है, केपीआईज निकालने, एंड केपीआईज निकाल के मुझे उनको, उनके आंसर को जस्टिफाई करना है एंड डिस्कस करनी है एमएससी की परफॉर्मेंस। अब तुम पढ़ोगे ना सवाल जब, क्योंकि रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली है, तो अब जब तुम सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें डेटा पहले से मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हें चीजें समझ आएंगी, तुम मार्क करना शुरू करोगे, समझे। ये चीज करनी है बेटा सबने। चलो क्या कह रहा है यार, वन स्टॉप कार कंपनी ओएससी कंपनी offers a range of services for car owners at its 55 service centers। कह रहा है भाई मैं 55 सर्विस सेंटर्स पे, कह रहा है भाई मैं 55 सर्विस सेंटर्स पे क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, ऑफर्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फॉर कार ओनर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है।
कंट्री पे पूरे कंट्री में कवर करता है, सही है। द कार मेंटेनेंस बिजनेस इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, मार्केट देखो भाई क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, अल्लाह खैर करे। इन ऑल रीजन्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में सारे रीजन में मार्केट जोरों शोर से चल रही है। अच्छा है, ये कंपटीशन का होना अच्छी बात भी है, क्वालिटी इंक्रीज होती है। कंपटीशन अगर ज्यादा होगा तो क्वालिटी ज्यादा हो रही होगी, सही है। Each service center operates autonomously and managers are able to choose how to package up services they offer. और मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, एबल टू चूज है कि भाई हमें कैसे अपनी पैकेज को ऑफर करना है। मतलब मैं सिर्फ ये कि अगर मेरे पास सर्विसेज ऑफ कार है तो मैं सिर्फ गाड़ी धोने की सर्विस ना दूं, मैं डिफरेंट तरह का पैकेज बनाऊं। जैसे वो होती है ना डील्स एंड मील्स पे जाओ तो वो डील मिल रही होती है, ये डील ले लो इतने की पड़ेगी ये डील, तो ये इसी तरीके की बात कर रहा है, सही है। फिर ओएससी कंपनी एम्स is to make the task of car maintenance a pleasure not a choice। अच्छा, इनका एम क्या है, मैं हाईलाइट अलग कलर से करता हूँ। ओएससी कंपनी का एम है कि भाई टास्क को क्या करो, कार मेंटेनेंस की टास्क को क्या करो, प्लेजर बनाओ, चॉइस नहीं। कार मेंटेनेंस की टास्क को क्या करो, प्लेजर के मतलब बंदा जब कार मेंटेनेंस करवाने जा रहा हो ना, इधर इधर बच्चों इधर सुनो, बंदा जब कार मेंटेनेंस करवाने जा रहा हो तो उसको प्लेजर फील हो गाड़ी चलाने का, ना कि उसको नॉट अ कोर, उसको वो ना हो कि अबे यार फिर वही सारा काम और ये सब। तो दे हैव डन गुड, ठीक है। फिर अच्छा भाई, इट्स नेशनल वेबसाइट, उनकी कोई वेबसाइट भी है। देखो अब डेटा मिल रहा है। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक के फैक्टर्स कंसीडर करो, क्या क्या होते थे, कॉम्पिटिटिवनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब फैक्टर्स होते थे ना। बेटा बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ाया है, मारूंगा अगर बोलोगे नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना। इनोवेशन तो खैर नेशनल वेबसाइट भी है, क्या है उस पे लिखा हुआ सर? सर उस पे ये लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ सर्विसेज पैक्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग एक्सप्रेस सर्विस एंड फुल वैले के गाड़ी की पूरी तरह धुलाइया। रेंज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, वी वर्क while you wait, जब आप वेट करते हैं हम काम करते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम 2 आवर्स है, अच्छी बात है यार, 2 घंटे में पूरी गाड़ी चकाचक। देख रहे हो, अब उस सिनेरियो में घुसना है, उस सिनेरियो में घुस घुस के फुल एनालाइज करना है कि क्या चल रहा है। अपने दिमाग में ना एक फ्रेम बना लो कि यार एक गाड़ी है, मैं गाड़ी धुलवाने जा रहा हूँ, मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है। हाँ, ये चीज, एंड ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी में यूज भी होगी। बिल्डिंग ब्लॉक के याद है ना कौन से फैक्टर्स होते थे, जरा लिस्ट डाउन करो। बिल्डिंग ब्लॉक के कौन से फैक्टर्स होते थे? तो सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता था, बिल्कुल। और सोचो, आपके पास कॉम्पिटिटिवनेस होता था, बिल्कुल। और सोचो, आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस होती थी, समझ रहे हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस होती थी। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो? फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ मच फ्लेक्सिबल यू आर, दिन रात काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, कितना टाइम ले रहे हो पर जॉब। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपकी रिसोर्सेस कैसे यूज हो रही है। अब देखो उसने बोला है बिल्ड, अब देखो अब सवाल भी पढ़ेंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन फैक्टर्स पर बात करनी है। सवाल में है पहले इन सब का एक एक केपीआई बताना है, उस केपीआई को जस्टिफाई करना है कि भाई क्यों ये केपीआई सिलेक्ट किया, एंड परफॉर्मेंस एसेस करनी है। तो एक अच्छा सवाल है, हाँ एक अच्छा सवाल है। हाँ, लास्ट इज इनोवेशन, सॉरी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी लिख दिया, सॉरी बेटा, लास्ट इज इनोवेशन। सही है, चलो। वॉच आवर, और क्या है भाई इनकी सर्विसेज पे, इनकी वेबसाइट्स पे क्या लिखा हुआ है? अरे इनोवेशन ही लिखा है यार, क्या हो गया। ये होता है जब बंदा दिन रात पढ़ाता है ना, इनोवेशन ही लिखा है, सॉरी। सही है, अब ठीक है, आंखें खोल ले, चलो। वी वर्क while you wait only 2 hours, watch our friendly experience mechanics। अच्छा भाई, हमारे मैकेनिक्स भी एक्सपीरियंस है, ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारे मैकेनिक्स भी एक्सपीरियंस्ड है।
freshly made tea and coffee and free internet in our comfortable lounges. Lounges भी अच्छे हैं, lounges भी अच्छे हैं, टी कॉफी ऑल दैट, हाँ पूरा घर घराना लगाया हुआ है। मंथली फ्री प्राइस ड्रॉ हुए, जबरदस्त फ्री प्राइस ड्रॉ भी दे रहे हैं भाई हम। मतलब गाड़ी सिर्फ गाड़ी साफ कराने नहीं आ रहे, बल्कि इनाम जीत भी सकते, इनाम भी जीत सकते हो। सही है। तो ये इनकी वेबसाइट पे सारी बात हुई हुई है, ये इनकी वेबसाइट पे। आप देखो, डीप एनालाइज करना है। नंबर्स जब दे दिए ना, इधर नंबर्स जब दे दिए तो तुम मुंशी मुंशी हो। तुम्हें पता है यार, नंबर्स जब आए तो तुम्हारा गेम अच्छा हो जाएगा, तुम मार्क्स अच्छे लेना शुरू कर दोगे। खैर कैसे बताऊंगा। क्या लिखा है? Customer initially access national website, but depending on their location, they are automatically redirected to the website of their nearest service center। अच्छा भाई, किसी को भी गाड़ी धुलवानी है या सर्विस लेनी है तो नेशनल वेबसाइट पे जाओगे, सही है, उनकी लोकेशन के हिसाब से, एंड ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे कहां पर भाई? सर्विस सेंटर पे, नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो है, सही है, सो दैट दे कैन व्यू द ऑफर्स अवेलेबल एट दैट सेंटर। नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे चले गए और वहां जाके ऑफर्स देखोगे। मोस्ट प्रोबेबली हर सर्विस सेंटर पे ऑफर सेम ही होती होगी, मोस्ट प्रोबेबली हर सर्विस सेंटर पे ऑफर सेम ही होती होगी, सही है। थ्रू द ओएससी वेबसाइट, ऑल बुकिंग्स जो मेड होती हैं वो वेबसाइट से, चलो भाई वेबसाइट से मेड हो रही है। अब ये पॉइंट्स याद रखने हैं भाई, पॉइंट्स याद रखने। फिर रिजल्ट्स फॉर वन ऑफ द सर्विस सेंटर, द मिडलैंड सर्विस सेंटर। अच्छा, एक सर्विस सेंटर है, एक हम है वन स्टॉप कार, और एक हमें दिया हुआ है मिडलैंड सर्विस सेंटर, सही है, एक सर्विस सेंटर है। फॉर द ईयर व्हिच हैज जस्ट एंडेड are given below. The column headed OSC shows the average figures for all OSC companies 55 service center। भाई एवरेज वो रिजल्ट शो करता है OSC कंपनीज का 55 सर्विस सेंटर में, ठीक है। तो OSC का एवरेज रिजल्ट है एंड MSC का कंप्लीट रिजल्ट है। भाई MSC का रेवेन्यू इतना है, OSC का इतना है, इनका इतना है ग्रॉस प्रॉफिट्स। नोट 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैकेनिक्स जूनियर, पढ़ो जरा क्या कहता है। मैकेनिक्स आर क्लासिफाइड एज सीनियर, सॉरी सीनियर था यहाँ पे, ये सीनियर लोग हैं नंबर 1 वाले। नंबर ऑफ मैकेनिक्स आर क्लासिफाइड एज सीनियर इफ दे हैव बीन क्वालिफाइड फॉर मोर देन 5 years। भाई जो 5 साल पहले से गाड़ी धो रहा है वो सीनियर मैकेनिक है, जो 5 साल गाड़ी से धो रहा है वो भी मतलब सीनियर हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ मैकेनिक्स जूनियर कौन होंगे भाई? जो जूनियर मैकेनिक्स इंक्लूड बोथ ट्रेनी मैकेनिक्स। देखो ये बाहर का मुल्क है ना, पाकिस्तान तो है नहीं कि अंगूठा छाप भी गाड़ी धोने वाला बन जाएगा। वहाँ ट्रेनी होता है यार, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एक ट्रेनी लगते हो ना, वहाँ गाड़ी धोने वाले का भी पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर वो एक क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड गाड़ी धोने वाला बनता है, समझ रहे हो? who are unqualified and mechanics who have been qualified for less than 5 years, वो जूनियर में आते हैं। नंबर ऑफ सर्विस पैक डेवलप, ये 3 और 2 हैं कंपैरिजन में। तो MS, अब ये सर्विस पैक्स क्या है? मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली सर्विसेज को कंबाइन करके कोई पैक बनाते होंगे। कह रहा था MSC इंट्रोड्यूस 3 न्यू सर्विस पैक्स। MSC इंट्रोड्यूस करता है 3 न्यू सर्विस पैक्स फ्री वैले ऑफ। अच्छा, इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर MSC ने 3 सर्विस पैक्स निकाले। देखो ना, उन्होंने 3 निकाले, तुमने 2 निकाले, मतलब तुमने 2 सर्विसेज को तुमने 2 कंबाइन ऑफर्स किए हैं, उन्होंने 3 तरह के प्रोडक्ट्स को कंबाइन ऑफर किए हैं, सही है। फिर a safety check costing only 20 instead of usual 40। अच्छा, एक सेफ्टी चेक इन्होंने बोल दिया, MSC वालों ने क्या इंक्लूड किया है भाई? $100 का वैले ऑफर किया है, फिर उसके साथ साथ $20 का सेफ्टी चेक, जो पहले 40 का होता था, अब 40 का, अब 20 का देंगे। फॉर ऑल कस्टमर्स बुकिंग फुल सर्विस, जो फुल सर्विस लेगा उसको सेफ्टी चेक भी देंगे। $10 एयर कंडीशनिंग एफिशिएंसी चेक विच यूजुअली कॉस्ट 20, और साथ साथ AC की एफिशिएंसी भी चेक करके देंगे जो मार्केट में 20 की है। तो उन्होंने क्या किया है, बोला आओ फ्री वैले कराओ 100 का, तो 40 वाली चीज 20 की पड़ेगी, फिर 20 वाली चीज 10 की पड़ेगी। ये किसने लगा दिया? MSC ने। ये किसने लगा दिया? MSC ने, सही है। अब क्या लिखा है भाई? These 3 new service packs produce revenues of 66, 58 and 54। अच्छा,
ये तीनों अलग अलग, अच्छा सॉरी, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल पैक्स हैं, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल पैक्स हैं। बोला एक ये पैक है, एक ये पैक है, एक ये पैक है। 100 का फ्री वैले, सेफ्टी चेक 40 का 20 में, और एयर एफिशिएंसी चेक 20 का 10 में। इन सब से रेवेन्यूज जनरेट हुए 66,000, 58,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। फ्री वैले से इतना जनरेट हुआ, उससे इतना। कंपेरेबल टू बी टू न्यू comparable new service packs developed by other centers produced revenues 44,000 and 42,000। अच्छा बाकी सर्विस सेंटर्स भी होंगे, उन्होंने भी न्यू सर्विस पैक्स निकाले, उन्होंने भी न्यू सर्विस पैक्स निकाले। तो खैर सर्विस पैक्स समझ आ गए कि कंबाइन ऑफर करना, कंबाइन ऑफर करना। फिर नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स, भाई वेबसाइट हिट्स कितनी है। फिर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स बुक, कितनी जॉब्स बुक हुई, कितनी कंप्लीटेड हुई। नंबर ऑफ जॉब्स रिपीट कस्टमर से, अब देखो वही वाला डेटा मिल रहा है जो हमने पहले क्लास में सब हुए हुए सवालों में किया है, सही है, वही वाला डेटा मिल रहा है। फिर टोटल टाइम स्पेंट कंप्लीटिंग जॉब, इनका इतना टाइम लगा, इतना इनका टाइम लगा। परसेंटेज ऑफ कस्टमर फीडबैक शोइंग 9/10, तो 80 एंड 70, 80 एंड 70। तो ये परसेंटेज ऑफ कस्टमर ओएससी का कम है, सही है। अच्छा इस पे फोर्थ पॉइंट भी है, पढ़ो। क्या कहता है 4.4 पॉइंट, कि भाई द ऑनलाइन फीडबैक फ्रॉम आस्क कस्टमर टू रेट द सेंटर फ्रॉम 1 to 10 इज 10 बीइंग सेट। अच्छा ये जो 9 और 10 है, इसमें मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 है। हाँ 80% लोगों ने एमएससी को 9 से 10 दिया है, जबकि 70% लोगों ने भी ओएससी को 9 से 10 दिया। तो कंपैरिजन कस्टमर सेटिस्फेक्शन या क्वालिटी पर ये बात कर सकते हैं। देख रहे हो डेटा मिल रहा है, देख रहे हो डेटा मिल रहा है। फिर the CEO of OSC company has recently attended a business seminar and heard about Fritzgill and Moon's building model performance management. The CEO is interested how the dimensions block could be applied to OSC company। अब देखो वही, यहीं से सवाल शुरू हो रहा है, हाँ यहीं से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जो एक लुक है ना वो यहीं से दे रहा है, आगे रिक्वायरमेंट बता रहा है। फिर द डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस आइडेंटिफाइड इन द मॉडल आर, अच्छा उसने लिख के दे दी, बहुत अच्छा कोई एग्जामिनर है यार जिसने ये डायमेंशंस लिख के दे दी, वरना ये याद करनी होती है। अब ये पूरा सवाल पढ़ लिया, अब फिर रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई, कि डायमेंशंस यूज करके क्या करना है, बिल्डिंग मॉडल की केपीआई निकालना है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालना है। उसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बाद जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड डिस्कस एमएससी's परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द अदर ओएससी सर्विस सेंटर्स। कह रहा है एमएससी की परफॉर्मेंस कंपेयर करो ओएससी सर्विस सेंटर्स से। समझे, बताओ। कुछ मुश्किल लग रहा है ये सवाल बेटा, ये पास पेपर का एक रीसेंट अटेम्प्ट का, मैं कोशिश करके ना मैक्सिमम रीसेंट अटेम्प्ट्स तुम्हें करवाऊंगा, कोशिश करके। जरा देखो, एक दफा पूरे सवाल को देख लो सुकून से, कुछ लग रहा है इसमें गड़बड़ का, एक दफा पूरा डेटा कंपाइल अप करना शुरू करो। 6 हेड्स तो तुम्हें बता दिए ना कि क्या क्या बात, सोचो जरा। देखो अब एक थीम बनाना शुरू करो, मैं करवाऊंगा सॉल्व, लेकिन अपने पॉइंटर्स तो बनाओ। फिर जब वही पॉइंटर्स मैं ले रहा हूँ तो कितनी खुशी होगी।
चलो भाई सवाल करें अब। क्वेश्चन है ओएससी कंपनी, सही है, इस अटेम्प्ट का सितंबर दिसंबर 18। भाई सबसे पहले तो देखो ना, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज करना है, ये चीज अपने जहन में ले आओ, सही है। तो अब जो बात होगी उन हेड्स में ही होगी, उसने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बिल्डिंग ब्लॉक में। अच्छा बच्चे कह भी रहे थे ना कि सर बिल्डिंग ब्लॉक का सिर्फ एक सवाल, तो लो एक और करा दिया यार, सही है। चलो भाई इसका हम लोग अभी ए पार्ट करने वाले हैं, इसका हम लोग अभी ए पार्ट करने वाले हैं, सही है। थोड़ा सा एक तामीद बांधने के लिए क्या करना है, स्टार्टअप लेना है बिल्डिंग ब्लॉक से, या डायमेंशंस को डिफाइन कर लो, सही है, कि डायमेंशंस क्या होती है, ताकि एक लुक अच्छा बने। दिस वॉन्ट कैरी अ मार्क, दिस वॉन्ट कैरी अ मार्क बट विल गिव यू सम प्रोफेशनल स्टार्ट, कि यार मतलब ये बंदा प्रोफेशनल स्टार्ट कर रहा है एक तरीके से। तो भाई क्या है ये, जरा बताओ। डायमेंशंस क्या होती हैं, बताया था ना, डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस बेसिकली आर द गोल्स जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस करेगा एंड हम असेस करेंगे। तो लिखो कि डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस, या डायमेंशन सॉरी, ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक आर गोल्स ऑफ अ बिजनेस। डायमेंशंस क्या है भाई, गोल्स ऑफ अ बिजनेस through which through which performance through which performance of a company is assessed। बेटा जिससे परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी एसेस हो गई, सही है। डायमेंशंस क्या होती हैं हमने डिफाइन कर दिया, अब याद कर लो। सर क्या 3 मार्क्स के लिए मार्क्स मिल जाएंगे 3 लाइन के लिए? बेटा देखो ये मार्क्स तो है ही नहीं, इसके तो मार्क्स है ही नहीं, उसने बोला थोड़ी ये डायमेंशंस को डिफाइन करो। मैं जस्ट एक स्टार्टअप लेने के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल स्टार्ट लेने के लिए, सही। अब आ जाओ कॉम्पिटिटिवनेस पे। सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस। अब जाओ सवाल में और देखो कि कॉम्पिटिटिवनेस का क्या केपीआई हो सकता है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉम्पिटिटिवनेस की डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है। तो बेटा कॉम्पिटिटिवनेस को क्या बताया जाएगा, क्या डेफिनेशन है भाई, कि भाई तुम्हारी सर्विसेज, योर सर्विसेज आर बेटर देन अदर और नॉट। सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिवनेस क्या बताएगा भाई, कॉम्पिटिटिवनेस ये बताएगा कि आपकी सर्विसेज क्या दूसरे से अच्छी है या नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ ना, जस्टिफाई करना है कि भाई तुम्हारी सर्विसेज अच्छी हैं या नहीं। तो सर कैसे इसका केपीआई, इसका केपीआई क्या हो सकता है बताओ, कि तुम्हारी सर्विसेज अच्छी है या नहीं। सोचो, सोचो ना मेरा भाई, सोचो ना मेरा मुन्ना, तुम्हारा इसका केपीआई क्या हो सकता है। तो बेटा अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वेबसाइट हिट्स, यस इट कैन बी अ केपीआई, कि भाई कितनी वेबसाइट पे हिट्स हुए, मतलब कितने कस्टमर्स ने विजिट किया। अगर कस्टमर्स ने ज्यादा विजिट किया है, रेगुलर विजिट किया है, तो इसका मतलब तुम्हारी कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी है, यू आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस देन योर कॉम्पिटिटर। यस कस्टमर रिपीट्स, ये देखो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स
बुक्स इनकम्प्लीटेड। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कॉम्पिटिटिवनेस पता चल सकती है कि अगर तुम ये निकाल लो कि भाई कितने क्वेरीज कन्वर्ट हुई कस्टमर्स में, कितनी क्वेरीज कन्वर्ट हुई कस्टमर में, ये भी निकाला पता, ये भी पता चल सकता है भाई, ये भी कॉम्पिटिटिवनेस होगा। तो मैं तो इस पे निकाल लूंगा, मैं आसान केपीआई नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा केपीआई लूंगा। तो आ जाओ भाई, पहले केपीआई की वर्किंग करो। हाँ, ये केपीआई क्या होगा हमारा, तो सर मेरा केपीआई होगा, तो सर मेरा केपीआई होगा परसेंटेज ऑफ वेबसाइट, percentage of website hits converted into orders। बेटा कितनी परसेंटेज ऑफ वेबसाइट हिट्स कन्वर्ट हुई ऑर्डर्स में। सही है, मैं तो इस पे कॉम्पिटिटिवनेस असेस करूंगा, तुम्हें जिस पे करनी है तुम कर लेना। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूज माय आंसर। सही है, बस एक एक आपको फ्रेम बता देगा क्या आपने ऐसे करना है। तो बेटा एमएससी ये रहा, एंड ओएससी वो रहा। सही है, अब निकालो, कैलकुलेट करो एमएससी के लिए एंड ओएससी के लिए। हाँ भाई 9506 टोटल 14,000 में से 9506 कन्वर्ट हुई, इधर टोटल 11,870 में से 18,260 में से 11,870। जरा निकालो, जरा निकालो परसेंटेज और बताना फिर। हाँ, लाजमी बताना। तो फॉर एमएससी इफ आई एम वर्किंग, तो एमएससी के लिए ये है कि 9506 डिवाइड बाय 14,000 इंटू 100, एंड ओएससी के लिए है 11,870 डिवाइड बाय 18,260 इंटू 100। कितनी आएंगी इनकी परसेंटेज? सर एक की आएगी 67.9। सही है, एक की आएगी 67.9, एक की आएगी 65%। ये चेक कर लेना। हाँ, स्टूडेंट आंसर से चेक कर रहा हूँ, तो इस वजह से गलती हो सकती है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। सही है, चलो भाई। अच्छा बेटा एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर क्या एमएससी इस ओएससी की ही ब्रांच है? तो बेटा ये भी हो सकता है। देखो अब ये सवाल में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एमएससी इसकी ब्रांच भी हो सकती है, क्या पता ये एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से, मिडलैंड कैन बी अ सिटी ना, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। ब्रांचेस भी तो आपस में कंपटीशन करती हैं, नहीं करती क्या? करती है ना। खैर ये ब्रांच है कि नहीं ये नहीं देखना हमें, हमें ये देखना है कि भाई एमएससी की कॉम्पिटिटिवनेस ओएससी वन स्टॉप कार सर्विस सेंटर से ज्यादा अच्छी है। सही है, तो अब क्या करो, लिखना शुरू करो। कैसे लिखेंगे सर? बेटा सबसे पहले तो ये बताओ कि ये 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 परसेंटेज ऑफ वेबसाइट जो है, सॉरी कॉम्पिटिटिवनेस, इसको तो डिफाइन करो पहले, वही तामीद तो बांधो, फिर डिस्कस करना शुरू करना। तो भाई बताओ कि दिस रेशियो, यस, लेकिन देखो डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आओ कि ओएससी की बुरी है, पहले डिस्कस करना तो शुरू करो, बाद में डिसाइड करेंगे यार। क्या पता हालात वाकयात ओएससी के ऐसे थे कि 65 उसकी भी अच्छी हो जाए। तो देखो डिस्कशन के लिए तो बहुत है ना। तो लिखते हैं भाई, दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर एमएससी services are attractive compared to its competitors, which is important। ये important क्यों है?
क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, याद है, विच इज इम्पोर्टेंट एज MSc exist in a competitive market. MSc बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ये देखो, एक मार्क मिल गया, सवाल को यूज कर रहे हो ना, डेटा को यूज कर रहे हो, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कहाँ है भाई ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जिक्र? यहाँ कहीं पे था ना। एक्सट्रीमली, हाईली भी नहीं भाई, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, तो लिख दिया, तो लिख दिया, सही है। अब बताओ, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, देखो अब वही ना, क्लियर ही नहीं है कि सर परफॉर्मेंस किसकी जज करनी है। देखो उसने क्या बोला है, briefly justify your choice of KPI and discuss MSC's performance related to other OSC service centers। बेटा MSC का जो सर्विस सेंटर है उसको अदर सर्विस सेंटर से एसेस करना है। तो मेन जो तुम्हारा प्राइम परफॉर्मेंस एसेस होगी वो इसकी होगी इन कंपैरिजन विद द एवरेज ऑफ अदर ओएससी सर्विस सेंटर्स। समझे ये बात? इस बात को समझो कि मेन मोटो हमारा जज करना है एमएससी को कंपैरिजन में ओएससी के। सही है, चलो अब बताओ क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब देखो तीन तीन लाइंस में ड्राफ्ट कर रहा हूं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा हूं, तीन तीन लाइन में ड्राफ्ट कर रहा हूं। क्या भाई कि द परफॉर्मेंस इंडिकेटर used was jobs completed, jobs completed to website hits, jobs completed to website hits, सही है, as percentage। ये हमने यूज किया to find out how many jobs were booked out of total people who visited OSC। जो क्या कर रहे हैं भाई, टोटल पीपल हु विजिटेड OSC वेबसाइट। सही है, अच्छा अब यहाँ तक तुमने एक जनरल बात कर ली कि भाई कितने, अभी तक तो तुमने कॉम्पिटिटिवनेस को एसेस करना ही नहीं शुरू किया। देखो इस यहाँ से पढ़ के ना, यहाँ से चीजें पढ़ के ही एग्जामिनर समझना शुरू हो जाएगा कि यार तुमने कोई डंडी नहीं मारी है, तुम कहीं बीच में चीजें मिस नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हें चीजें आती हैं, तुम चीजों को स्टार्टिंग से ही अच्छा लेके चल रहे हो, पता चल रहा है। अब भाई MSc की ज्यादा है अदर सर्विस सेंटर से, एंड वो भी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सही है, वो भी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो लिखो, ये चीज लिखो भाई कि MSc हैज परफॉर्म, सिंपल लिखो, एक्सट्रीमली वेल। सही है, एक्सट्रीमली वेल या एक्सट्रीमली बेटर, या एक्सट्रीमली का वर्ड ना भी यूज करो, सब्सटेंशियली यूज कर लो। सही, बेटर, सब्सटेंशियली ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस वर्ड्स ना यूज किया करो ज्यादा। सही है, substantially better than other OSC, say other OSC service centers, other OSC service centers, and have managed to complete 67.9% of website hits into jobs, of website hits into
जॉब्स, समझे? इन कंपैरिजन OSC, in comparison OSC have converted only 65%. उसने सिर्फ 65%, सही है, उसने सिर्फ 65% किया है। तो considering the fact MSC has performed better in competitiveness, भाई इस फैक्ट को समझ के ये नजर आ रहा है कि MSC ने बेटर परफॉर्म किया है। समझे? देख लो इस पॉइंट को अच्छे से। दानियल, तुम जो बात कर रहे हो बिल्कुल वो भी लिख सकते हो, कोई मसला ही नहीं है उसमें, सही है, कोई मसला ही नहीं है। तुम ये बात कर रहे हो कि सर सिंस OSC के कस्टमर्स ज्यादा हैं, उसके बाद भी परसेंटेज कम आई है, लेकिन MSC के परसेंटेज कम है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कॉम्पिटिटिवनेस की परसेंटेज ज्यादा है, तो ये भी बात लिख सकते हो बिल्कुल। लेकिन देखो ना, मेरे पास 16 मार्क्स हैं, 6 हेड्स हैं, तो मैं ये 3-3 पैराग्राफ फिर चौथा पैराग्राफ भी लिखूं, तुम अगर लिखना चाहो तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल लिखो, अच्छा पॉइंट है, चेक कराना लिख के। सही है भाई। तो कॉम्पिटिटिवनेस पे तो बात हो गई, अब किस पर बात करनी है भाई? कॉम्पिटिटिवनेस पे हो गई, तो अब आ जाओ किस पे भाई? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। यस, अब ये तो बहुत आसान है ना, इसके लिए कौन सा KPI यूज करोगे? देखो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर के लिए मेनली जो KPI यूज करना चाहिए वो GP करना चाहिए, सही, क्योंकि सर्विसेज में आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। मतलब सोचो मैं पढ़ाता रहूं, कोई बैठा ही ना हो क्लास में, तो मेरी फिक्स कॉस्ट, मेरी लेबर कॉस्ट, पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी। तो जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जो चीज तुम ऑफर कर रहे हो, उसका प्रॉफिट में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस इज वॉट योर बिजनेस ऑल डिपेंड्स, दिस इज ऑन वॉट योर बिजनेस ऑल डिपेंड्स, समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए जो KPI यूज करूंगा वो ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा, सही। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए जो KPI यूज करूंगा वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज यूज करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यूज करूंगा। किनका सर? बेटा MSC एंड OSC का निकालो जरा। अब वही बात, सबसे पहले इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट होगी जरा बताओ। आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड बाय सेल्स करो, ये ग्रॉस प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय सेल्स करो, ग्रॉस प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय सेल्स करो। मतलब बहुत आसान सवाल दे दिया यार ये तो इन्होंने, अगर लिखना आता हो तो दिस इज अ हाई स्कोरिंग गेम। ये हाई स्कोरिंग गेम है। कैसे निकलेगा भाई? MSC के लिए उसका ग्रॉस प्रॉफिट 304,200 है, डिवाइड बाय 760,500 इनटू 100, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप प्लीज। 328,146 डिवाइड बाय 146,890 इनटू 100, तो MSC का ये 40% बना और ये 36.9% बना, या 37 कर दो, मसला नहीं है। अच्छा, इसमें भी MSC ज्यादा, तो बताओ भाई, सबसे पहले के KPI को डिफाइन करो कि भाई हमने ग्रॉस प्रॉफिट यूज किया, विच विच शोज या विच डिक्लेयर्स योर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सही। और फिर MNC इससे भी ज्यादा है, MSC की अप्रोक्स 3% हायर है, अप्रोक्स देखो ना, अप्रोक्सीमेटली
MSC has 3% हायर GP, मतलब MSC की प्रोडक्ट 3% ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब सोचो ये क्यों हो सकता है, सोचो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि बेटा आपके पास नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। अगर आओ, नंबर ऑफ रीजंस आ सकते हैं इधर, सही है। एक तो ये सर्विस पैक, एक तो ये आपने सर्विस पैक्स इशू किए। सर्विस पैक्स के होने की वजह से हो सकता है ना कस्टमर्स बढ़ गए हो। समझा नहीं मैं, 200% कैसे? अच्छा 328146, यहाँ शायद गलती की हुई है, यहाँ शायद आएगा 890365, सॉरी वो कैलकुलेशन एरर हो गया। सही है, उसका तो 76500 ही है। सही है, अब परसेंटेजेस सही है, चेक कर लेना। चलो, तो भाई एक रीजन तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे दिखता है, एक रीजन तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे दिखता है वो दिखता है कि भाई इन्होंने कुछ सर्विस पैक्स ऑफर किए थे, तो ड्यू टू दिस कस्टमर बढ़ सकते हैं। और सोचो और क्या रीजन है, बस ये ना लिखना कॉस्ट कम है, बताओ क्यों कॉस्ट कम है, बताओ क्यों कॉस्ट कम है। बेटा एक रीजन जो मुझे MSC के कामयाबी का लगता है ना, जरा देखो, इनके पास सीनियर मैकेनिक्स कम है एज कंपेयर टू OSC। मतलब ऑन एन एवरेज MSC को 7 सीनियर है, सीनियर मैकेनिक महंगा मैकेनिक है। तो जब, अच्छा है भी कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम्हारी है, मतलब मैकेनिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो यही असल कॉस्ट हुई तुम्हारी। तो ये क्योंकि कम है तुम्हारे पास, तो इस वजह से भी तुम्हारा GP ज्यादा है। एक तो ये कि तुमने पैक्स ऑफर किए, माना, one of the reason is that you have offered pack, I agree, but the other reason is कि भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ सीनियर मैकेनिक्स, कि भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ सीनियर मैकेनिक्स क्या है, कम है। तो इस वजह से भी एक अच्छी चीज हो सकती है। और पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर, तुम्हारी कस्टमर बेस ज्यादा है, हो सकता है इस वजह से भी तुम्हारी कॉस्ट कम है, जैसे ये वाली कॉस्ट, समझे? देखो इसको बुरा तब यूज करो जब सवाल में बुरा हो रहा हो, सही है। हाँ बिल्कुल, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में भी यूज करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को आई वुड सजेस्ट अच्छा ही लिखो। उसका रीजन ये है मेरा बच्चा कि यहाँ पे अच्छी चीज हो रही है, GP ज्यादा है, परफॉर्मेंस पैक, इसको बुरा लिखने का फायदा नहीं है। हाँ, बुरा हो रहा हो, कॉस्ट ओवर रन कर रही हो, सॉरी कस्टमर खुश ना हो, तो फिर तुम इसको बुरा लिखो कि यार सीनियर मैकेनिक्स ही तुमने कम लिखे हुए। देखो बात करने की टैक्टिक्स लाओ, हमारी कोई अपनी कंपनी थोड़ी है जो मुझे अच्छा और बुरा ही लिखना, अच्छा लिखना ही लिखना है, नहीं भाई। टैक्टिक लाओ कि अगर उसने बोला है, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो मैं इसी पॉइंट को बुरा लिखूंगा कि यार क्यों, सॉरी क्वालिटी बुरी है तो मैं इसी पॉइंट को बुरा लिखूंगा कि यार ये क्यों सर जूनियर सीनियर्स कम है, या क्यों जूनियर तुम्हारा ट्रेन नहीं है। लेकिन क्योंकि सवाल में अच्छी चीज हो रही है तो मैं पॉइंट भी अच्छा लिखूंगा, क्योंकि सवाल में अच्छी चीज हो रही है। देखो चाहो, ये चीज समझो कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि तुम लिखो, ये चीज समझो कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि तुम लिखो। चलो बताओ भाई। द KPI used, the KPI used to assess financial performance। बेटा KPI जो यूज किया गया कि तुम एसेस कर सको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या है भाई वो? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है।
GP margin declares how much profitable your product is. बेटा कितना प्रॉफिटेबल तुम्हारी प्रोडक्ट है, कितना प्रॉफिटेबल तुम्हारी प्रोडक्ट है, समझे? अच्छा भाई, अब जरा बताओ कि एमएससी का ग्रॉस प्रॉफिट 3% ज्यादा है। देखो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए ना, सोच लिया, अब लिखो एमएससी's gross profit is margin, sorry, is 40%, which is 3% above to other service centers. जो अदर सर्विस सेंटर्स के एवरेज हैं उनके से 3% ज्यादा है, which is a good result. ये गुड रिजल्ट है। प्रोबेबली प्रोबेबली हाँ, कभी भी फिक्स्ड बातें तो करो ही ना, इफ बट प्रोबेबली यही चीजें करते रहो। प्रोबेबली दिस इज बिकॉज ऑफ न्यू सर्विस पैक्स ऑफर्ड। ये क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि तुमने डेवलप किए, सही है, डेवलप्ड एंड ऑफर्ड, पहले डेवलप किए एंड फिर ऑफर किए, डेवलप्ड एंड ऑफर्ड। तो प्रोबेबली दिस इज बिकॉज ऑफ न्यू सर्विस पैक्स, developed and offered, and other contributing factor, other contributing factor to GP margin can be can be uh, can be ratio of, yes, can be ratio of senior to junior mechanics. सर मतलब क्या सीनियर टू जूनियर मैकेनिक्स का रेशियो? देखो ना, इधर इधर सीनियर 5 है, इधर 3 जूनियर है, इधर सीनियर 5 है, सॉरी इधर सीनियर 7 है और जूनियर 5 है, इधर सीनियर 7.8 है और उनके लिए जूनियर 5.2 है। मतलब अदर सर्विस सेंटर में ऑन एन एवरेज 8 सीनियर्स है और 5 जूनियर्स है, जबकि यहाँ सीनियर टू जूनियर का रेशियो 7 और 5 है। तो ये रेशियो जहां पे ज्यादा होगा, कॉस्ट भी तो वहां पर ज्यादा होगी। ये रेशियो जहां पर ज्यादा होगा, कॉस्ट भी तो वहां पर होगी। तो लिखो, सही है, junior mechanics MSc have less seniors MSc have less seniors than OSC, which improves GP margin as seniors are paid more. Seniors को ज्यादा दिया जाता है, सही? या ये लिख लो, as juniors are paid less than seniors. समझे भाई? तो यहाँ पर तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो गई, यहाँ पर तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो गई। तो 2 हेड्स देखो लिखवा लिए मैंने, सही है, 2 हेड्स देखो, बातों बातें बातें बातों में 2 हेड्स भी हो गए। अब तीसरा हेड क्या लिखेंगे भाई? क्वालिटी ऑफ सर्विस। तीसरा हेड क्या लिखेंगे भाई? क्वालिटी ऑफ सर्विस। कैसी है क्वालिटी ऑफ सर्विस? कैसी है? कहाँ से पता करोगे ये बताओ?
कहाँ से? अब देखो तुमने बात की थी कि सर मैं कॉम्पिटिटिवनेस में रिपीट कस्टमर्स देखूं, मैं क्वालिटी में रिपीट कस्टमर्स देखूंगा। क्वालिटी में ही तो असल चीज रिपीट कस्टमर्स होगी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर रिपीट आएगा। देख रहे हो, मैं केपीआई भी सोच समझ के यूज कर रहा हूँ। एक अगर अभी नहीं कर रहा तो उसका रीजन है कि बाद में मैं उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो क्वालिटी असेस करने के लिए द बेस्ट थिंग इज जो रिपीट कस्टमर्स आए हैं। एमएससी के 1500 आए हैं और उसके 1660 आए हैं। एमएससी के 1500 आए हैं, उसके 1660 आए हैं। बेटा ये सिर्फ इस पे ना फैसला करो कि 1500 और 1660, ऐसे तो ओएससी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इससे फैसला करो कि टोटल में से 1500 पुराने वाले थे, यानी इधर 11870 में से 1660 पुराने वाले थे, इस पर बेस करके परसेंटेज निकालो तो ज्यादा क्लियर पिक्चर होगी। तुम कह रहे हो एमएससी के पास 1500 पुराने आए, ओएससी के पास 1600 पुराने आए, ओएससी अच्छा लग रहा है। नहीं बेटा, अगर ओएससी के पास 1 लाख नए कस्टमर्स थे जिसमें से सिर्फ 1660 पुराने आए, या पहले 1 लाख कस्टमर्स थे और उनमें से सिर्फ 1660 रिटर्न हुए, जबकि एमएससी के पास सिर्फ 50,000 फॉर सपोज कस्टमर्स थे और उसमें से 9,000 रिटर्न हुए, तो एमएससी ज्यादा अच्छा है। उसने सर्विस ज्यादा अच्छी दी है कि 50,000 में से उसने 9,000 को गेन कर लिया, जबकि ओएससी ने 1 लाख में से सिर्फ 1660 को गेन किया। जस्ट एग्जाम्पल। तो ये तो चेक कर लो कि भाई 9,560 और इसका 11,870 है। समझे? तो ये थोड़ा सा टेढ़ी चीज थी, बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आ जाओ भाई, इसके लिए क्या होगा? परसेंटेज जॉब्स ऑफ रिपीट कस्टमर्स, जॉब्स ऑफ रिपीट कस्टमर्स। इसमें एमएससी भी है एंड ओएससी भी है। निकालो भाई। एमएससी के आए हैं 1500, 9,506 में से इंटू 100। इसके आए हैं 1660, कितने में से? 11,870 इंटू 100। तो ये 15.78% और ये तुम्हारे पास 13.98%। प्लीज चेक कर लेना ये सब। अब इसमें देखो तो इसमें फिर एमएससी बेहतर है, इसमें देखो तो इसमें फिर एमएससी बेहतर है। पता चल रहा है साफ साफ, पता चल रहा है साफ साफ। तो लिखो, तो लिखो। अच्छा सोचो ये क्यों बेहतर है, सोचो ये क्यों। पहले तो ये कि परसेंटेज ऑफ जॉब्स ऑफ रिपीट कस्टमर क्या बताता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये कि इस पे तुम्हारी फ्यूचर सेल्स डिपेंड करती है। सोचो मैं जिस कंपनी में हूँ, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका प्रेजेंट तो खराब हो ही रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर भी खराब हो रहा है। बैड नाम, बैड वर्थ बन रही है, तो कितना बुरा लगेगा तुम्हें यार, हम ऐसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं। यस, तो इसीलिए मेरा बच्चा, इसीलिए मेरा बच्चा, तुम्हें क्या करना है, इस क्वालिटी पे बात करनी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लिखो, दिस डायमेंशन is the most important, this dimension is the most important, सबसे ज्यादा important है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि भाई as it can determine the extent ऑफ फ्यूचर सेल्स। बेटा तुम्हारी फ्यूचर सेल्स इस पर डिपेंडेंट है। जितनी क्वालिटी तुम्हारी अच्छी होगी उतनी फ्यूचर सेल्स तुम्हारी अच्छी होगी भाई। तुम्हारी फ्यूचर सेल्स कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट है, ये चीज मानो, ये चीज एक्सेप्ट करो। इस चीज को अपने जहनो गुमान में एक्सेप्ट करो कि इस पे तुम्हारी फ्यूचर सेल्स डिपेंडेंट है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स डिपेंडेंट है।
उसको ये बता के मार्क्स उठाओ कि भाई ये टोटली हमारे लिए जरूरी है। सही है। आप पुअर सर्विस, अगर पुअर सर्विस प्रोवाइड करते हो, सही है, आप पुअर सर्विस प्रोवाइडेड, देखो अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी के तो मार्क्स हैं। कुड बी, और कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो बताओ, मैं देख रहा हूँ सबके आंसर्स। अ पुअर सर्विस प्रोवाइडेड could result in less repeat customers, less repeat customers, leading to lower sales and profits, जिसकी वजह से lower sales and profits हो रहे हैं। समझ रहे हो? अच्छा, अब अगेन, अब देखो अगेन, कौन जीता, कौन सिकंदर, कौन बंदर? तो बेटा एमएससी इधर भी आउटर परफॉर्म कर गया, एमएससी इधर भी आउटर परफॉर्म कर गया। उसका रीजन क्या है? अगेन, इनका रेशियो ऑफ सीनियर टू जूनियर अच्छा है। वहाँ 6 सीनियर हैं अप्रोक्स और 2 जूनियर हैं, यहाँ 5 सीनियर हैं 2 जूनियर हैं। तो ये कि रेशियो की वजह से हो सकता है क्वालिटी अच्छी हो, कि यार अब हर सीनियर अपना काम सही से कर रहा है। सही है। इसी तरीके से, इसी तरीके से इसी तरीके से सीनियर मॉनिटर कर रहा है हर चीज को। दिस कुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन ना। तो यहाँ लिख लो कि अगेन एमएससी हैज आउटर परफॉर्म्ड ओएससी। सुनता हूँ यार ये मैं रिकॉर्डिंग। अगेन एमएससी हैज आउटर परफॉर्म्ड ओएससी, सही है, इन क्वालिटी। द रीजन, द रीजन क्या हो सकता है भाई? द रीजन कुड बी better supervision of seniors। सही है, बेटर सुपरविजन हो सकती है भाई। और क्या सोच सकते हो भाई, और क्या पॉइंट बना सकते हो? बेटर सुपरविजन है, बेटर रेशियो ऑफ सीनियर टू जूनियर मैकेनिक्स, बेटर रेशियो ऑफ सीनियर टू जूनियर मैकेनिक्स लीडिंग टू हायर नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स। इस वजह से हो सकता है कि तुम्हारे रिपीट कस्टमर्स ज्यादा आए हो, इस वजह से हो सकता है तुम्हारे रिपीट कस्टमर ज्यादा आए हो। सर आपने इधर इसको तो जिक्र ही नहीं किया, परसेंटेज ऑफ जॉब ऑफ रिपीट कस्टमर्स। बेटा ये एक इजी केपीआई है, लाजमी नहीं है कि तुम इसको डिस्कस करो यार, इट्स एन इजी केपीआई, तो इतना कोई मसला नहीं है इसका। यस, ऑफर्स प्रोवाइडेड, बिकॉज बिल्कुल तुमने जो ऑफर्स दी उसने खुद ही, बिल्कुल लिखो, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये पॉइंट को ब्लैक लिख रहा हूँ कि इस पर तुम ऑफर्स प्रोवाइडेड का भी जिक्र कर सकते हो कि भाई जितनी तुम्हें ऑफर्स मिली, तुम अब जो वो सॉरी पैकेजेस बना रहे हो उसकी वजह से हो सकता है कि कस्टमर वापस आया हो। यार पिछले साल पैकेज नहीं मिला था, इस साल तो पैकेज मिल रहा है, इसी के पास जाओ। तो यस सर, जो 3 ऑफर्स प्रोवाइड की गई है। यस यस यस, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो मेरा बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, टोटली एग्रीड। चलो भाई, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो सबसे इजी केपीआई दिया हुआ है, मतलब उसमें तो सोचना भी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी सिंपली इससे पता चल जाएगी। टोटल टाइम स्पेंट कंप्लीटिंग जॉब्स, भाई टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ कंप्लीटिंग जॉब्स। लेकिन अगेन इसको पर जॉब निकालो कि टाइम टेकन पर जॉब। 23,100 को डिवाइड करो 9560 से, 24,800 को डिवाइड करो 11,870 से। टाइम टेकन पर जॉब कितना है? तो आ जाओ,
आ जाओ टाइम टेकन पर जॉब पे, आ जाओ टाइम टेकन पर जॉब पे। बेटा कि कितना फ्लेक्सिबल हो तुम, मतलब ये कि तुम वही टीचिंग की मिसाल ले लो कि तुम सिर्फ 4 से 6 ही बच्चों के लिए अवेलेबल होते हो या 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल होते हो, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ना। वही कि तुम सिर्फ एक ही तरह के वही शोज, इसको ऐसे देख लो, एक ही तरह की मूवी देखते हो, जस्ट लाइक इफ यू लाइक रोमांटिक मूवीज तो सिर्फ रोमांटिक मूवीज देखते हो, हर तरह की पसंद है, हॉरर ड्रामा रोमांटिक ये वो, तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, समझे। तो भाई टाइम टेकन पर जॉब कितना था यार इसका, 23,100 ना। यस 23,100, 23,100 एंड 24,800। 24,800 डिवाइड करो पर जॉब नंबर ऑफ जॉब से, तो इसकी 9,506 इंटू 100, और इसकी जॉब्स कितनी थी भाई, इसकी जॉब्स थी 24,800 डिवाइड बाय 11,870 इंटू 100, तो ये तुम्हारे पास आ गया 2.43 आवर, और ये तुम्हारे पास आ गया 2.09 आवर। अब देखो दोनों का ही बुरा है, और एमएससी का तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि तुम कोट करते हो कि हम एवरेज वेट कराते हैं 2 घंटा, तुम कोट करते हो हम एवरेज वेट कराते हैं 2 घंटे, और ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, 2.43 आवर्स वेट करा रहे हो। बेटा ये तो बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। ओएससी तो चलो कर ही बुरा रहा है, अदर सर्विस सेंटर्स तो कर ही बुरे रहे हैं, लेकिन तुम तो महा बुरा कर रहे हो, तुम तो महा बुरा कर रहे हो। समझे, तो ये तो एक बड़ा ही खतरनाक और बड़ा कंसर्निंग है, दिस इज नॉट रियली गुड यार, बुरा है ये एक तो। चलो चलो, अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे भाई, टू determine flexibility, to determine flexibility, time taken per job, time taken per job needs to be identified, time taken per job needs to be identified to determine how long, how long customers, to determine how long customers have to wait, how long customers have to wait if they decide to stay for maintenance of the car, कि भाई अगर मैं गाड़ी मेंटेन कराने के लिए रुक जाऊं तो कितना रुकना पड़ेगा, तो ये कितना कितना रुकना पड़ेगा। अच्छा, कंपैरिजन क्या कह रहा है कि एमएससी तो ज्यादा टाइम लेता है भाई, एमएससी तो खतरनाक है इस मामले में, एमएससी ज्यादा टाइम लगता है, तो लिखो कि द कंपैरिजन shows that MSc takes more time than OSC, which is not really good, जो अच्छी बात नहीं है, which is not really good, जो अच्छी बात नहीं है, सही है। अच्छा
उसका रीजन क्या हो सकता है? अब देखो, ऊपर तुम सुपरवाइजर कम होने को, सीनियर कम होने को अच्छा कह रहे थे, अब देखो बुरा, क्योंकि इनके पास सीनियर्स नहीं है सही। तो हो सकता है ये टाइम पे काम ना कर रहा हो, काम तो अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी तो अच्छी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिपीट आ रहा है, लेकिन काम डिले हो रहा है। जूनियर स्लो काम करता होगा, गाड़ी आराम आराम से काम साफ करता होगा ना। तो लिखो दिस इज, अब देखो ना, मैं एक ही पॉइंट को दो मार्क्स, दो अलग अलग बातों में यूज करके दो अलग अलग पॉइंट्स बना रहा हूँ और दो अलग अलग मार्क्स ले रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन F5 यार। दिस इज probably because of, this is probably because of less senior staff, as juniors might taking time, juniors जो है वो भाई time, juniors might taking time to complete jobs। अब देखो इधर एक बहुत अच्छा पॉइंट क्या यूज हो सकता है कि सर टाइम भले ज्यादा ले रहे हो लेकिन रिपीट कस्टमर ज्यादा है, तो हो सकता है कस्टमर को बुरा ही ना लगता हो। बेटा बिल्कुल बात तुम्हारी सही है कि कस्टमर को बुरा ना लगता हो वेट करना, तो इस वजह से तो रिपीट भी हो रहे हैं, या हो सकता है पैकेजेस वजह से रिपीट हो रहे हैं। तो पॉइंट्स लो ना, पॉइंट्स मिल रहे हैं लो, पॉइंट्स मिल रहे हैं लो। गिवन that the fact that, given that the fact that there are higher repeat customers per job for MSc, for MSc, एंड वो जो ग्रेडिंग हुई थी, याद करो ग्रेडिंग भी तो हुई थी, ग्रेडिंग नहीं हुई थी क्या? एंड वो जो ग्रेडिंग हुई थी जिसमें 80% ने MSc को 90 दिया था, सही है, 80% ने, तो मतलब अगर तुम इतना ही वेट करा रहे हो तो उनको बुरे मार्क्स देने चाहिए, लेकिन 80% ऑफ द पीपल गेव यू 90 मार्क्स, 80% of the people gave you 90 marks to MSc, and 80% of staff gave MSc 9 to 10, so 9 to 10 marks. So it could be assumed, इसे तुम assume कर सकते हो, सही है, so that taking time is not negatively observed by customer। भाई कस्टमर से ये नेगेटिव टाइम लेना, ये एक्स्ट्रा टाइम लेना, कस्टमर इसको नेगेटिवली नहीं ले रहे, ये एक्स्ट्रा टाइम लेना कस्टमर इसको नेगेटिवली नहीं ले रहे, चाहे तो वो ले सकते हैं, चाहे तो वो ले सकते हैं। अच्छा, नेगेटिवली क्यों नहीं ले रहे, उसका रीजन हो सकता है कि तुम टी कॉफीज भी दे रहे हो, लाउंजेस दे रहे हो, फिर वहां पे माहौल होता होगा, गहमा गहमी होती होगी, प्रॉपर हर चीज होती होगी ना, तो इस वजह से हम जैसे लोगों को तो वहां मजा आ रहा होगा, यार अच्छा है और टाइम लोग बड़े लाउंज में बैठते हैं। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। चलो भाई, चार फैक्टर्स हो गए, पांचवा फैक्टर क्या है भाई? तो सर पांचवा फैक्टर इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब सोचो जरा, अब जरा अपना दिमाग चलाओ, टॉपिक पढ़ा हुआ है तुम्हें, सवाल तुम्हारा टीचर करा रहा है, बताओ कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये क्या होती है भाई? रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये क्या होती है, ये कैसे यूज करोगे, क्या यूज करोगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन में? 3 E's रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, 3 E's तो नहीं यूज करेंगे ना, 3 E's वाई? बेटा सिंपली
कि तुम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हो, या तुम्हारे रिसोर्सेज कितना अर्न करके दे रहे हैं। सिंपली सिंपली सेल्स पर मैकेनिक निकाल लो या कॉस्ट पर मैकेनिक निकाल लो। कॉस्ट पर मैकेनिक, इसी तरीके से जॉब्स बुक पर मैकेनिक निकाल लो। मतलब अब इसमें तुम्हें ना अपनी लेबर को कंपेयर करना होगा। रिसोर्सेज एदर मशीन और लेबर हो सकती है, रिसोर्सेज एदर मशीन और लेबर। कैश भी है, लेकिन हम अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे, कैश रिच है क्या नहीं है। बस बात ये कर रहे हैं कि यार रिसोर्सेज मशीन भी हो सकती हैं एंड लेबर भी हो सकती हैं। सो इट्स बेटर कि तुम से पर मैकेनिक कोई चीज निकालो, सेल्स पर मैकेनिक, कॉस्ट पर मैकेनिक एंड ऑल दैट, उनसे रिलेटेड कुछ चीज निकालो ना। तो भाई ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, गंदा लग रहा है ऐसा। हाँ भाई, तो सेल्स पर मैकेनिक वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो इनके पास कितने मैकेनिक्स हैं सर? इनके पास, एमएससी के पास 5 और 3, बल्कि नहीं, 7 और 3, 7 और 5, सॉरी, 7 और 5 12, और ये 7.8 एंड 5.2 13। इनके पास 13 है, इनके पास 12 है। तो लिखो सेल्स पर मैकेनिक, सेल्स पर मैकेनिक। तो कितनी सेल्स है भाई एमएससी एंड ओएससी की? कितनी सेल्स है एमएससी एंड ओएससी की? तो बेटा 760, 760 500 डिवाइड बाय 12, एंड ओएससी की 24 800 डिवाइड बाय 11 870। सॉरी 24 800 तो नहीं ना, इसकी सेल्स ज्यादा है। 890 365 डिवाइड बाय 13। सही, 890, इनके पास 13 है। तो इनकी सेल्स पर मैकेनिक आ रही है $63,375। मतलब इनका एक मैकेनिक इनको इतना जनरेट करके देता है, जबकि इनका एक मैकेनिक इनको इतने जनरेट करके देखता है। अब देखो सिचुएशन पलट रही है। हाँ, सिचुएशन पलट रही है। ये तुम्हें 63,375 जनरेट करके देगा, जबकि इधर का पर मैकेनिक ज्यादा, मतलब ये अपने रिसोर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। सही है। तो ये लिखो कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन basically indicates या measures resource utilization, measures how the resources, measures how the resources being are being utilized। कैसे तुम्हारी सोर्सेस यूटिलाइज हो सकती हैं। सही, अब रिसोर्सेज की डेफिनेशन में कैश भी आता है, आपका लेबर भी, आपके मटेरियल भी एंड ऑल दैट। सही है। सोचो, सोचो जरा एप्स पे क्या लिखोगे, सोचो 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 सोचो, चलो। कोई एक आधे पॉइंट जरा पॉइंटर्स चैट्स में लिख के बताओ, पॉइंटर्स चैट में लिख के बताओ। सोचो ना, क्यों हो सकता है ऐसे, सोचो बेटा। इसलिए नंबर ऑफ रीजन कैन बी कि भाई तुम्हारे पास लेस एक्सपीरियंस स्टाफ है, एमएससी का कम है ना सेल्स, तो लेस एक्सपीरियंस स्टाफ लेस अनरेट कर रहा है।
सही है। एक्सपीरियंस्ड इनके पास ज्यादा है, इनके पास 7.8 अप्रोक्स 8 बंदे हैं, तुम्हारे पास अप्रोक्स 7 बंदे हैं, तो उनका एक बंदा शायद ज्यादा अर्न कर रहा है। सही है। इसी तरीके से ये तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन तो हायर कर रहा है, ग्रॉस मार्जिन तो हायर कर रहा है, लेकिन लेकिन हाँ, परसेंटेज ऑफ जूनियर, बिल्कुल परसेंटेज ऑफ जूनियर सीनियर, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलो बात करें तो लिखो कि सेल्स पर मैकेनिक is used, sales per mechanic is used for, sales per mechanic is used for evaluating resource utilization, for evaluating resource utilization, considering the case MSc, considering the case MSc has MSc's utilization of its staff is lower than by OSC by कितना है, डिफरेंस कितना है जरा बताओ। 63,875 और 68,490 में डिफरेंस कितना है? बाय 5,115। सही है। अच्छा, अब सोचो ये क्यों कम होगा? क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेते होंगे। क्यों कम हो सकता है जरा सोचो ना। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एमएससी टाइम ज्यादा लेता होगा, तभी अर्न कम कर रहा है। तो यस, ये बात यहाँ पे प्रूफ भी हो रही है कि दे आर टेकिंग मोर टाइम। एमएससी सोचो ना, जो ज्यादा टाइम लेता है फिर वो उतने कस्टमर्स नहीं ले पाता। तो ये भी लिखो, दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट एमएससी took या take more time to complete job, which makes them, which makes their resource being utilized for more time, जो उनकी रिसोर्स को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। तो ये इस वजह से हो सकता है। सही है, ये इस वजह से हो सकता है। However, यहाँ पर लिखो but if this makes the quality better, अगर ये क्वालिटी बेटर करे एंड रिपीट कस्टमर्स मोर, अगर इस सबसे तुम्हारे रिपीट कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ रहे हैं, और क्वालिटी बेटर हो रही है, जो कि हो रही है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड नेगेटिव। इसे नेगेटिव ना समझो। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड नेगेटिव, इसे नेगेटिव ना समझो। उसका रीजन कि बेटा क्या जरूरत है नेगेटिव समझने की, जब क्वालिटी अच्छी जा रही है, रिपीट कस्टमर ज्यादा मिल रहे हैं, तुम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा कम अर्न करवा रहे हो, तो इससे फायदा तो तुम्हारा ही हो रहा है ना। इससे फायदा तो तुम्हारा ही हो रहा है। थोड़ा सा कम यूज करवा के कमा तो तुम ही रहे हो ना, क्वालिटी तो तुम्हारी अच्छी हो रही है ना। टाइम भले ज्यादा लग रहा है लेकिन रिपीट कस्टमर्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लिख दिया तुमने तो ये इस पे पॉइंट यार। क्या कमाल का दिमाग है सर आपका, बोलो ना ऐसे। सही। एंड द लास्ट पॉइंट, इनोवेशन। बताओ जरा, इनोवेशन की परफॉर्मेंस कैसे एसेस करोगे जरा बताओ। है भाई, चलो चलो शाबाश बताओ। इनोवेशन की परफॉर्मेंस कैसे एसेस करोगे? व्हाट्स द परफॉर्मेंस मेजर ऑफ इनोवेशन? वेबसाइट क्लिक्स यार, वेबसाइट तो सबके पास है।
व्हाट्स न्यू विद देम? एमएससी के पास नया, यस 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 यस, पे पैकेट्स, पे पैकेट्स, सॉरी पे पैकेजेस जो हैं ये सर्विस पैक्स, इससे जज करोगे ना इनोवेशन कि एमएससी ने इनोवेशन लाया, एमएससी जो है वो इनोवेशन लाया थ्रू पे पैकेट्स। और फिर मजे की बात, इस पे पैकेट्स का रेवेन्यू दिया हुआ है। इससे जज करो कि इन पे पैकेट से कितना कमाया। मतलब देखो ना, 66, 58 एंड 54, इस टोटल 760, 500 में पे पैक्स, ये जो पैकेजेस है इनका रेवेन्यू शामिल है। कितना परसेंट है बताओ? एंड ये जो ओएससी अदर सर्विस सेंटर्स हैं इनका इतना पे पैकेजेस थे, 2 पैकेजेस थे आउट ऑफ 890, 365। इस रेवेन्यू में 40 और 44,000 शामिल है, 42,000 शामिल है। मुझे पता है ये मुश्किल पॉइंट है, लेकिन जिसने ये पकड़ लिया ना उसको तो एग्जामिनर घर आके मार्कशीट देगा बेटा पास वाली, जिसने ये पॉइंट समझ लिया। मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस टू पास सेशन यकीन करो बहुत मिस्टेक्स तुम्हारी दूर करेंगे, बहुत कंफ्यूजन तुम्हारी दूर करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के से ले। समझे भाई? तो निकालो कि इन सर्विस पैक्स आर बेसिकली जो आपकी इनोवेशन बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ सर्विस पैक्स नहीं यूज करूंगा, मैं परसेंटेज ऑफ सर्विस पैक्स टू रेवेन्यू इसे यूज करूंगा कि भाई मेरे रेवेन्यू की परसेंटेज कितनी है ये सर्विस पैक्स, मेरे रेवेन्यू की कितनी है ये सर्विस पैक्स। तो बताओ, एमएससी एंड ओएससी। तो एमएससी के थे तीन, 66,000 प्लस 58,000 प्लस 54,000, डिवाइड करो टोटल से 760, 500। इसी तरीके से ये है 44,000 प्लस 42,000 एंड डिवाइड करो 890, 365 से। तो ये आया 23.4% और ये आया 9.66%, आई गेस ये 9.7%। तो बेटा सिमिलरली कौन ज्यादा इनोवेटिव है भाई? कौन ज्यादा इनोवेटिव है बताओ ना, कौन ज्यादा इनोवेटिव है भाई? एमएससी। एमएससी जो ऐसे सर्विस पैक्स बना रही है विच विच मेक्स हैप्पी, जो उनके कस्टमर्स को हैप्पी, ओबीडियंट, बैकिंग अप कर रहे हैं। सही है, इनोवेटिव मिक्स दे रहे हैं ना। तो लिखो, तो लिखो। अब इसको इस तरीके से शुरू कर लो, द जनरेशन ऑफ 3 new service packs considering the needs of customer, say considering the needs of customer। तो ये जनरेशन क्या कर रहा है भाई? जनरेशन ऑफ 3 new services has enabled MSC to outer perform या outperform OSC। जो OSC को क्या कर रहा है भाई? आउट परफॉर्म कर रहा है। सही है, as they have, कैसे भाई? generated 23.4% of revenue from these packages। उन्होंने अपना 23.4% of revenue इन packages के थ्रू अर्न किया है, whereas OSCs have just earned below 10।
क्यों? क्योंकि उन्होंने कम पैकेजेस निकाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम पैकेजेस निकाले। सही है। MSCs, न्यू पैकेजेस must have attracted customers। उनके न्यू पैकेजेस ने मस्ट है कि अट्रैक्ट किया होगा कस्टमर्स को। उनके न्यू पैकेजेस ने मस्ट है कि अट्रैक्ट किया होगा कस्टमर्स को। सो दिस इज हाउ तुमने 16 मार्क्स का अपना क्वेश्चन लिखा। सॉरी यार, स्क्रीन हट गई होगी, फिर से लगा देता हूँ। इस तरीके से यू हैव डन योर 16 मार्क्स। बताओ भाई, कोई मसला? देखो, बिल्डिंग ब्लॉक लोग समझते हैं इतना मुश्किल है, पूरा एक पास पेपर करा दिया। काय का मुश्किल यार? चल जरा अब इसकी ये वाली रिक्वायरमेंट देखते हैं। सही है, जो ये 4 मार्क्स की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, इसको देखते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमें डेफिनेशंस पता ही नहीं है। सिंपली डेफिनेशंस ही पूछिए ना, कुछ ना कुछ तो वो थ्योरी पूछेगा तुमसे। तो उसने पूछ ली कि भाई बताओ, हाउ स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स डिटरमाइन या सपोर्ट डायमेंशंस ब्लॉक। भाई कैसे स्टैंडर्ड एंड रिवॉर्ड्स क्या करेंगे, डायमेंशन ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं। डायमेंशंस तुमने पीछे पूरा एनालाइज करके दे दी डायमेंशन। सही है, और अब तुम्हें क्या करना है, बताना है कि कैसे ये सपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स डायमेंशंस को। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना होगा कि स्टैंडर्ड क्या है और डायमेंशन क्या है। स्टैंडर्ड क्या है एंड तुम्हारा रिवॉर्ड क्या है, फिर कैसे ये सपोर्ट करेंगे डायमेंशंस को। तो भाई स्टार्ट हो जाओ, लिखते हैं फ्रिट्जगर्ड, गेराल्ड एंड मून्स बिल्डिंग ब्लॉक। ये इधर ही लिखवा रहा हूँ, छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो लिखो, लिखो भाई, स्टैंडर्ड्स क्या है? तो स्टैंडर्ड्स आर द पॉलिसीज। स्टैंडर्ड्स क्या है भाई? तो स्टैंडर्ड्स आर द पॉलिसीज या आर द टारगेट्स जो विच मस्ट बी अचीवेबल होने चाहिए, जो अचीव कर सकते हो। तो लिखो, द स्टैंडर्ड ब्लॉक्स, या स्टैंडर्ड का जो ब्लॉक है, सेट्स द टारगेट स्टैंडर्ड क्या है भाई? ब्लॉक सेट्स द टारगेट on which performance will be done। वो टारगेट जिस पर तुम्हें क्या करना है भाई? परफॉर्मेंस करनी है। सही है, वो टारगेट जिस पर तुम्हें क्या करना है? परफॉर्मेंस टच करनी है। अच्छा, ये जो है टारगेट, हाँ टारगेट का एक ख्याल ये रखना कि टारगेट मस्ट मीट 3 क्राइटेरियाज। टारगेट का ये है कि भाई 3 क्राइटेरिया वो मीट करने चाहिए। कौन से? अचीवेबल हो, दे आर अचीवेबल, वो अचीवेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। सही है, वो अचीवेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, एंड वो इनकरेज करने चाहिए। अब देखो ये बुक की वर्डिंग्स है, बुकिश लफ्ज है। इनकरेज एम्प्लॉइज, टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे एम्प्लॉइज को ओनरशिप के लिए इनकरेज करें। ये स्टैंडर्ड होता है भाई, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर ये नहीं मीट करोगे, मतलब टारगेट ये अच्छा नहीं होगा,
तो खुद ब खुद रिवॉर्ड एंड डायमेंशंस पे इफेक्ट आएगा, खुद ब खुद रिवॉर्ड एंड डायमेंशंस पे इफेक्ट आएगा। अब रिवॉर्ड का ब्लॉक क्या करता है सर? तो बेटा द रिवॉर्ड ब्लॉक इंश्योर्स, अब रिवॉर्ड मतलब इनाम, इंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, कि भाई तुम्हारे एम्प्लॉइज क्या होने चाहिए? मोटिवेटेड होने चाहिए। हाँ, रिवॉर्ड ब्लॉक इंश्योर्स कि तुम्हारे एम्प्लॉय क्या होने चाहिए? मोटिवेटेड होने चाहिए। सही है, तो रिवॉर्ड ये करता है। देयर शुड बी, इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो कि देयर शुड बी गुड रिवॉर्ड स्कीम्स फॉर एम्प्लॉइज अचीविंग टारगेट, जो जो एम्प्लॉय टारगेट अचीव कर रहा है उसके लिए गुड स्कीम्स होनी चाहिए। सही है, तो अब बताओ कि भाई डायमेंशन को कैसे फायदा होगा? डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं? अभी अभी सवाल में ही लिखवाया था, डायमेंशंस आर द गोल्स जिनको अचीव करना है। डायमेंशंस क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर गोल्स ऑफ बिजनेस, जिसके थ्रू तुम परफॉर्मेंस अपनी एसेस करोगे कि भाई हर इदारे का एक गोल होना चाहिए, हमें कॉम्पिटिटिव रहना है, हर इदारे का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ये गोल्स है ना तुम्हारे। तो इन डायमेंशंस के थ्रू तुम ये गोल्स अपने एसेस कर सकते हो। तो अब अगर इफ स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर सेट अप्रोप्रिएट, अगर तुम स्टैंडर्ड्स और रिवॉर्ड को अप्रोप्रिएट सेट कर लेते हो, द स्टाफ क्या होगा? विल बी मोटिवेटेड, स्टाफ मोटिवेट होगा, स्टाफ क्या होगा? विल बी मोटिवेटेड एंड is more likely to achieve the goal, to achieve the targets, more likely है कि वो क्या करें? to achieve the goals, that is dimensions, that is dimensions of organization will achieve, dimensions जो है ऑर्गेनाइजेशन की अचीव होंगी, डायमेंशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की अचीव होंगी। ये लिंक होता है स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड और डायमेंशंस में, बिल्डिंग ब्लॉक के। ये फर्क होता है स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड्स एंड डायमेंशंस में बिल्डिंग ब्लॉक के। बच्चे कहते हैं कि सर स्टैंडर्ड क्या है, डायमेंशन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, पूरा लिखने कैसे हैं इस पे? देखो पूरा एक सवाल करा दिया इस पे, पूरा एक सवाल करा दिया यहाँ पे तो। और बोले आप? चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं पास अपना प्रैक्टिस टू पास सेशन। सही। अब नेक्स्ट क्लास में कपा कंपनी करेंगे, वेरिएंसेस का अगर ट्राई करो तो खुद कर लेना, नहीं तो आई विल डू इट फॉर यू। सही है, फिर क्योंकि वो वेरिएंसेस का है तो उसका एक एक्सेल का सेशन कर लेंगे। फिर इसी तरीके से जितने वीकेंड्स एंड जिस तरह मेरे सूटेबिलिटी टाइम पर होगा, मैं वैसे वैसे प्रैक्टिस टू पास सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स कराता जाऊंगा। ठीक है ना? ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।